हाय लर्नर्स, वेलकम बैक टू जिज्ञासा आईक्यू। आज की इस वीडियो में हम इकोनॉमिक्स के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। ये इस सीरीज का पार्ट 1 है, बाकी के पार्ट भी आपको मिल जाएंगे। टाइम कम है और क्वेश्चन ज्यादा है, इसलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, माइक्रो इकोनॉमिक्स इज रिलेटेड टू। माइक्रो इकोनॉमिक्स को हिंदी में व्यष्टि अर्थशास्त्र कहते हैं, और जो माइक्रो इकोनॉमिक्स होता है ये इंडिविजुअल क्वांटिटीज को स्टडी करता है। क्वेश्चन नंबर 2 है, स्टडी ऑफ अ फर्म इन इंडस्ट्री प्राइस ऑफ अ गुड इज डन अंडर। यानी कि किसी एक फर्म, किसी एक उद्योग या किसी वस्तु की कीमत का अध्ययन हम करते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स में। तो करेक्ट आंसर बन जाएगा माइक्रो इकोनॉमिक्स। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। आइडेंटिफाई द सेंट्रल प्रॉब्लम विच डील्स विद द डिसाइडिंग द क्वांटिटी ऑफ गुड्स टू बी प्रोड्यूस्ड। यानी कि वह सेंट्रल प्रॉब्लम क्या है जिसका संबंध किसी भी वस्तु की मात्रा के से संबंधित होता है। सो यहां पर आंसर आने वाला है इसका प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी। फोर्थ क्वेश्चन बनने वाला है, इसका आंसर बनने वाला है। अगला है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, यानी कि इसे हिंदी में कहते हैं अवसर लागत। अवसर लागत किसे कहते हैं? अवसर लागत का मतलब होता है द कॉस्ट ऑफ नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव। यानी कि हमारे पास जो अगला बेस्ट विकल्प उपलब्ध था जिसको हमने सेक्रीफाइस किया है, वही कहलाती है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। And the fifth question is, which economist has divided economic problem into 5 parts? तो वह इकोनॉमिक्स या अर्थशास्त्री कौन है जिसने आर्थिक समस्याओं को 5 भागों में बांटा है? So the correct answer is going to be the second one, F.H. Knight. F.H. Knight वह पर्सन है जिसने इकोनॉमिक्स प्रॉब्लम को 5 भागों में बांटा है। Why the economic problem arise? 6th क्वेश्चन है कि भाई जो आर्थिक समस्याएं हैं वो आर्थिक समस्याएं उत्पन्न क्यों होती है? तो ये जितने भी पॉइंट दिए हैं, ह्यूमन नीड्स है ना, मानवीय आवश्यकताएं असीमित होती है ना, द रिसोर्सेज टू सेटिस्फाई दिस नीड्स आर लिमिटेड, और इन आवश्यकताओं को संतुष्ट करने के लिए हमारे पास जो साधन है वो सीमित होते हैं। अल्टरनेटिव यूजेस ऑफ दीज रिसोर्सेज आर पॉसिबल, और इन्हीं रिसोर्सेज के हम अल्टरनेटिव यानी कि वैकल्पिक उपयोग भी कर सकते हैं, और इन्हीं सारी कारणों से जो है इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स अराइज होती है। ठीक है, द क्वेश्चन आंसर बनने वाला है इसका करेक्ट आंसर ऑल ऑफ दिस अबव। तो फोर्थ इसका करेक्ट आंसर बनने वाला है। क्वेश्चन नंबर 7 है, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व शोस द आउटपुट कॉम्बिनेशन ऑफ हाउ मेनी गुड्स। जो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व है ये हमें दो गुड्स के कॉम्बिनेशंस को रिप्रेजेंट करता है। सो द करेक्ट आंसर इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर 3, 2 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी इज रिलेटेड द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी इज द बेसिस ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी, राइट। तो डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी जो है वो किसका आधार है ना? सो इसका करेक्ट आंसर बनने वाला कंज्यूमर सरप्लस, ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर 3 है, राइट। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 है, इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस ऑफ कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम इज बेस्ड ऑन। यानी कि जो उदासीन वक्र है, ठीक है, यह कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम पर बेस्ड है, ठीक है। तो आंसर बनने वाला है इसका ऑर्डिनल। पॉइंट नंबर 4 इसका आंसर होगा, ठीक है। सो ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ बढ़ते हैं। कंजम्पशन ऑफ एवरी एडिशनल यूनिट ऑफ कमोडिटी ब्रिंग्स यूटिलिटी, है ना। तो इसका करेक्ट आंसर बनने वाला है डिमिनिशिंग। डिमिनिशिंग का मतलब होता है डिक्रीजिंग। जैसे जैसे हम किसी भी कमोडिटी का कंजम्पशन की क्वांटिटी इंक्रीज करते हैं तो उस कमोडिटी से मिलने वाली जो यूटिलिटी हो वो डिक्रीज होती चली जाती है, यानी कि घटती चली जाती है। तो यहां पर आ जाएगा घटती हुई, ठीक है। लेट्स आंसर द क्वेश्चन नंबर 11। व्हेन मार्जिनल यूटिलिटी इज 0 देन टोटल यूटिलिटी इज। याद रखना, जब भी मार्जिनल यूटिलिटी क्या होगा, 0 होगा, तो टोटल यूटिलिटी कांस्टेंट होगा, ठीक है। और एक और चीज, यह टोटल यूटिलिटी जो होगा अपने मैक्सिमम पॉइंट पर होगा, राइट। तो जब भी मार्जिनल यूटिलिटी 0 होगी तो टोटल यूटिलिटी कांस्टेंट होगा और मैक्सिमम स्टेट पर होगा। तो यहां पर मैक्सिमम पॉइंट दिया नहीं है, आंसर हमें दिया है कांस्टेंट, तो द करेक्ट आंसर इज कांस्टेंट। क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ बढ़ते हैं। When total utility are fixed, then marginal utility are। यानी कि जब कुल उपयोगिता क्या होती है, स्थिर होती है, तो जो हमारी सीमांत उपयोगिता है वो कैसी होगी? तो ये भी आंसर यहीं से मैच करेगा। यानी कि जब टोटल यूटिलिटी आपकी क्या है, ठीक है, फिक्स्ड है, या मैं कहूं कांस्टेंट है, या मैं कहूं मैक्सिमम है, तो उस टाइम पर आपकी जो मार्जिनल यूटिलिटी होने वाली है वो होने वाली है 0, राइट। क्योंकि दोनों क्वेश्चन मैच कर रहे हैं एक दूसरे से। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 है, द स्लोप ऑफ बजट लाइन इज। जो बजट लाइन है उसका जो ढलान होती है, उसके जो स्लोप होता है वो कैसा होता है? तो इसका करेक्ट आंसर बनने वाला है ऑप्शन नंबर 3, ठीक है।
सॉरी, ऑप्शन नंबर 2 बनेगा, 3 में माइनस नहीं है, ठीक है। तो यह आ जाएगा -P1 ऑब्लिक या मैं कहूं बटे में P2, राइट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन बनने वाला हमारा फॉरिन, द रेशियो ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी इज नॉन एज गॉसेंस विच लॉ, यानी कि इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी है वह गॉसेन के कौन से है ना लॉ के रूप में जानी जाती है, तो यह है सेकंड, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर बनने वाला सेकंड लॉ, ठीक है। जो गॉसेंस ने जो सेकंड लॉ दिया था उसके रूप में जानी जाती है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, द रेशियो ऑफ एक्सचेंज बिटवीन टू गुड्स इज इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस इज शोन बाय, यानी कि जो रेशियो है, जो अनुपात है एक्सचेंज का, है ना, दो गुड्स के बीच में इंडिफरेंस कर्व के अंतर्गत, वह कौन से ना गुड्स या मैं कहूँ कौन सी इंडिफरेंस कर्व पर दिखाया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर बनने वाला है ये सारे ही, क्योंकि करेक्ट सारी करेक्ट है। पहला भी करेक्ट है, द प्राइस लाइन भी सही है ना, इंडिफरेंस कर्व भी ठीक है, द इंडिफरेंस मैप भी करेक्ट है। तो यहाँ पर आंसर बनने वाला है पॉइंट नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 16 है, द स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व शोस, जो इंडिफरेंस कर्व है इसका जो स्लोप है वो हमें क्या बताता है, इंडिफरेंस कर्व का जो स्लोप है वह मार्जिनल यूटिलिटी को रिप्रेजेंट करता है। तो करेक्ट आंसर बनने वाला है मार्जिनल यूटिलिटी। अगला क्वेश्चन है हमारा, विद इंक्रीज इन प्राइस ऑफ पेट्रोल देयर विल बी अ कार्स डिमांड, ठीक है। अगर पेट्रोल की डिमांड प्राइस बढ़ती है तो इसका कार की डिमांड पर क्या असर पड़ने वाला है। सी, ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स हैं, है ना। तो अगर कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स की डिमांड अगर अपन ने पढ़ी है तो समझना कि अगर पेट्रोल के भाव बढ़ेंगे, है ना, तो इससे कार की डिमांड क्या होगी, कम होने लगेगी, क्योंकि पेट्रोल महंगा होगा तो लोग कार कम चलाना प्रीफर करेंगे, यानी कि पेट्रोल से चलने वाली कारों की डिमांड घटने लगेगी, राइट। तो द करेक्ट आंसर इज गोइंग टू बी अपवर्ड मूवमेंट। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18 है, डिमांड ऑफ गिवन गुड्स हैव, सी गिवन गुड्स जो होते हैं वो इंफीरियर गुड्स होते हैं, और जैसे जैसे कंज्यूमर्स की इनकम घटती है वैसे वैसे इन गिवन गुड्स की डिमांड बढ़ने लगती है। सो यहां करेक्ट जो आंसर बनने वाला है वह है निगेटिव रिलेशनशिप विद इनकम, राइट। यानी कि इनकम अगर इंक्रीज होगी तो डिमांड इनकी घट जाएगी, और इसके वाइस वर्सा अगर कंज्यूमर की इनकम घटती है तो इनकी डिमांड इंक्रीज हो जाती है, राइट। सो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। सी, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स क्या होते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स वे गुड्स होते हैं जो मिलकर किसी एक वांट को सेटिस्फाई करते हैं, जैसे कार और पेट्रोल अभी अपन ने पढ़ा ना, इलेक्ट्रिसिटी और फैन, राइट। सो यहाँ पर टी और कॉफी ये सब्सटीट्यूट गुड्स है, कोक और पेप्सी भी सब्सटीट्यूट गुड्स है, राइस एंड व्हीट भी सब्सटीट्यूट गुड्स है। तो यहाँ आंसर बनने वाला है नन ऑफ दीज, राइट। इनमें ये जितने भी तीनों ऑप्शंस दिए हैं ये तीनों के तीनों सब्सटीट्यूट गुड्स के हैं, और हमसे पूछा गया है कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का, तो करेक्ट आंसर बनने वाला है फोर्थ वाला। क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ बढ़ते हैं। एक्सपांशन इन डिमांड ऑकर्स टू, यानी कि डिमांड में एक्सपांशन कब होगा, राइट। तो एक्सपांशन इन डिमांड ऑकर्स टू फॉल इन प्राइस ऑफ द गिवन कमोडिटी, तो यहां पर आंसर बनने वाला है सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। अकॉर्डिंग टू द अजम्पशन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड, लॉ ऑफ डिमांड यानी कि मांग के नियम के जो हम मान्यताएं हमने पढ़ी, मान्यता है कि देयर शुड बी नो सब्स्टिट्यूट गुड्स, सब्स्टिट्यूट गुड्स यानी कि स्थानापन्न वस्तु नहीं होनी चाहिए। देयर इज नो चेंज इन द हैबिट्स ऑफ द कंज्यूमर, उपभोक्ता की जो आदत है उसमें कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए, यानी कि ये भी करेक्ट आंसर बन रहा है, ये भी करेक्ट आंसर बन रहा है ना। देयर इज नो चेंज इन द प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, राइट, और रिलेटेड गुड्स की कीमत में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। तो ये तीनों ही जो है ना ये अजम्पशन है, यानी कि मान्यताएं हैं लॉ ऑफ डिमांड की। सो यहाँ पर करेक्ट आंसर बनने वाला है ऑल ऑफ द अबव, राइट, ठीक है। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। प्रोडक्शन फंक्शन टेल्स अबाउट, प्रोडक्शन फंक्शन जो है वह इनपुट और आउटपुट के बीच की फंक्शनल रिलेशनशिप को रिप्रेजेंट करता है, इसीलिए इसका करेक्ट आंसर बनने वाला है ऑप्शन नंबर 3, फिजिकल रिलेशनशिप बिटवीन द क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्शन एंड रिलेटेड फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, राइट। तो उत्पादन की मात्रा और उत्पादन के साधन के मध्य जो संबंध होता है उसी को हम क्या कहते हैं, उत्पादन फलन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बनने वाला है 24। शॉर्ट टर्म प्रोडक्शन फंक्शन इज द, तो जो अल्पकालीन उत्पादन फलन है वह है ना लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन और रिटर्न टू स्केल, यानी कि दोनों ही है। तो इसका करेक्ट आंसर बनने वाला है ऑप्शन नंबर 3, राइट, बोथ ऑफ दीज। क्वेश्चन है 25, ठीक है। लॉन्ग टर्म प्रोडक्शन फंक्शन इज रिलेटेड टू, तो जो लॉन्ग टर्म प्रोडक्शन फंक्शन है यानी कि दीर्घकालीन जो उत्पादन फलन है उसका संबंध होता है रिटर्न टू स्केल से।
इसका करेक्ट आंसर बनने वाला है ऑप्शन नंबर 2, रिटर्न ऑफ स्केल। क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ, एनी लाइन ड्रॉन फ्रॉम द बेस पॉइंट इज नॉन एज। तो बेस पॉइंट से जो भी लाइन खींची जाती है उसे क्या कहते हैं? सो इसका करेक्ट आंसर बनने वाला है स्केल, राइट, ऑप्शन नंबर 2। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 27, द प्रोडक्शन फंक्शन ऑफ अ फर्म इज। एक फर्म का जो उत्पादन फलन होता है वह होता है जो इनपुट और आउटपुट उनके बीच की रिलेशनशिप, राइट। तो करेक्ट आंसर 27 का बनने वाला है रिलेशनशिप बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द कंसेप्ट ऑफ स्केल इज, यानी कि स्केल का जो कंसेप्ट है या उदाहरण है वो किससे संबंधित है? तो वो है दीर्घकालीन, राइट, यानी कि करेक्ट आंसर यहाँ पे बनने वाला है लॉन्ग टर्म। क्लियर है? सो द करेक्ट आंसर इज लॉन्ग टर्म। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। फिक्स्ड कॉस्ट इज आल्सो नोन एज। फिक्स्ड कॉस्ट को और किस कॉस्ट के नाम से जाना जाता है? तो फिक्स्ड कॉस्ट को सप्लीमेंट्री कॉस्ट के नाम से भी जाना जाता है। वेरिएबल कॉस्ट होती है, इसे प्राइम कॉस्ट के नाम से जाना जाता है, राइट। सो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फिक्स्ड कॉस्ट इज, है ना, यानी कि स्थिर लागत है। लैंड जो है यह स्थिर लागत है, रॉ मटेरियल वेरिएबल कॉस्ट है, लेबर कॉस्ट भी वेरिएबल कॉस्ट है और पावर भी वेरिएबल कॉस्ट है। तो द करेक्ट आंसर इज फर्स्ट वन। विच कॉस्ट कैन नॉट बी जीरो, यानी कि कौन सी लागत शून्य नहीं हो सकती? तो जो फिक्स्ड कॉस्ट है यह शून्य नहीं हो सकती चाहे उत्पादन जीरो हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कॉस्ट कैन नॉट बी जीरो के बाद लेबर इज एन एग्जाम्पल ऑफ, है ना, यानी कि श्रम किसका उदाहरण है? ठीक है, श्रम किसका उदाहरण है? फिक्स्ड फैक्टर का, वेरिएबल कॉस्ट का, डिमांड या सप्लाई का। तो यहां पर अभी हमने पढ़ा कि ये वेरिएबल फैक्टर है। क्या है? एक वेरिएबल फैक्टर, राइट। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 34 की तरफ। विच कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंपटीशन इज प्राइस टेकिंग बिहेवियर, यानी कि कौन से कंपटीशन में प्राइस टेकिंग बिहेवियर होता है, यानी कि कौन सा वो कंपटीशन होता है या कौन सा वो मार्केट होता है जिसमें फर्म प्राइस ग्रहण करती है, प्राइस खुद डिसाइड नहीं करती। तो इसका करेक्ट आंसर बनने वाला है परफेक्ट कंपटीशन, राइट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अंडर परफेक्ट कंपटीशन द डिमांड कर्व इज। जो परफेक्ट कंपटीशन होता है इसमें डिमांड कर्व जो होता है वो हमेशा डाउन तरफ स्लोप करता है और राइट की तरफ, लेफ्ट टू राइट। तो इसका करेक्ट आंसर बनने वाला है बेंड डाउन टू द राइट, राइट। तो फोर्थ आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 इज एवरेज रेवेन्यू कर्व अंडर परफेक्ट कंपटीशन, यानी कि परफेक्ट कंपटीशन या मैं कहूं पूर्ण प्रतियोगिता में जो औसत आगम जो कर्व होता है वो कैसा होता है? तो जो एवरेज रेवेन्यू कर्व होता है परफेक्ट कंपटीशन में वो एक स्ट्रेट लाइन होती है, करेक्ट। तो यहां पर ऑप्शन नंबर बन रहा है फर्स्ट, करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव, है ना। करेक्ट अल्टरनेटिव चूज करना है। प्रॉफिट कैसे निकलेगा भाई? जो भी आपका रेवेन्यू आ रहा है उस रेवेन्यू में से जो भी आपने लागत लगाई, यानी कि अगर आपके पास गले में 10,000 रुपए आता है, उस 10,000 रुपए को कमाने में अगर आपका 8,000 रुपए की लागत लगी है तो आप 10 में से 8 घटाएंगे तो आपका 2,000 रुपए बन जाता है प्रॉफिट। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर बनने वाला है रेवेन्यू में से आपको क्या माइनस करना है? कॉस्ट को माइनस करना है, राइट। तो आगम में से आपको लागत माइनस कर देंगे तो लाभ मिल जाएगा, राइट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बनने वाला आपका नॉट अ प्राइसिंग फॉर्मूला। इनमें से कौन सा है जो कि प्राइसिंग फॉर्मूला नहीं है? तो इनसे हम बना सकते हैं प्राइसिंग फॉर्मूला, राइट। लेकिन ये जो आंसर है आपका, ठीक है, फोर्थ वाला जो ऑप्शन है ये बनने वाला आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर। ओवर लिमिट इज इक्वल टू मिनिमम लिमिट, यह एक प्राइसिंग फॉर्मूला नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन अ स्टेट ऑफ परफेक्ट कंपटीशन अ फर्म इज इन इक्विलिब्रियम व्हेन। तो एक परफेक्ट कंपटीशन यानी कि पूर्ण प्रतियोगिता की स्थिति में कोई भी फर्म इक्विलिब्रियम यानी कि संतुलन की स्थिति में कब होगी? सी, जब भी मार्जिनल कॉस्ट मार्जिनल रेवेन्यू के बराबर होती है। जब भी मार्जिनल कॉस्ट मार्जिनल रेवेन्यू के बराबर होती है तो फर्म इक्विलिब्रियम कंडीशन में आती है, राइट। यानी कि ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट आंसर। द ब्रेक इवन पॉइंट ऑकर्स व्हेन। ब्रेक इवन पॉइंट का मतलब होता है कि जब फर्म ना तो लॉस में है ना ही प्रॉफिट में है, राइट। तो ऐसी स्थिति तब उत्पन्न होती है जब हमारा टोटल रेवेन्यू हमारी टोटल कॉस्ट के बराबर हो, राइट। यानी कि टोटल रेवेन्यू किसके बराबर हो? टोटल कॉस्ट के बराबर हो, यानी कि जितना आया उतना ही हमारा लग गया, ना बचा ना घाटे में गया, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है नॉर्मल गेन्स अराइजेस व्हेन। नॉर्मल गेन कब होता है? मतलब सामान्य लाभ हमें कब होता है? जब हमारा जो एवरेज रेवेन्यू हमारी एवरेज कॉस्ट के बराबर हो, राइट। जब हमारा एवरेज रेवेन्यू किसके बराबर हो? एवरेज कॉस्ट के बराबर हो। तो यहाँ पर ऑप्शन बन रहा है सेकंड वाला, राइट। तो एवरेज रेवेन्यू एवरेज कॉस्ट के बराबर होगा तो नॉर्मल गेन होता है,
राइट। नेक्स्ट आता है रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड सप्लाई। तो प्राइस और सप्लाई के बीच की जो रिलेशनशिप है वो कैसी होती है? सी, प्राइस बढ़ेगी सप्लाई बढ़ेगी, प्राइस घटेगी सप्लाई घटेगी, लॉ ऑफ सप्लाई हमने पढ़ा है, ठीक है। तो यहां पर जो आंसर बनने वाला है वो बनने वाला है ना डायरेक्ट, क्लियर। तो कैसी रिलेशनशिप इनमें? डायरेक्ट, यानी कि अगर प्राइस बढ़ती है तो सप्लाई भी इंक्रीज हो जाएगी, और ऐसा उल्टा ले लेते हैं, अगर प्राइस घटती है तो सप्लाई भी घट जाती है। तो देयर इज डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन द प्राइस एंड सप्लाई। So next question is, if producers supply less quantity of the commodity at a lower price at the amount of profit is, अगर जो प्रोड्यूसर है वह कम क्वांटिटी सप्लाई करता है कम प्राइस पर, यानी कि जब प्राइस कम होगी तो सप्लाई कम होगी, तो इसमें जो प्रॉफिट होगा प्रॉफिट भी क्या होगा? सिंपल सी बात है, प्रॉफिट भी कम ही होने वाला है, राइट। सो द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 43 इज लेस, है ना, सेकंड वाला आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44 है, सप्लाई इज नॉट रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग, यानी कि सप्लाई का संबंध इनमें से किससे नहीं होता है? देखो, सप्लाई का संबंध जो होता है वह प्लेस से बिल्कुल भी नहीं होता है, क्वांटिटी से होता है, प्राइस से होता है, टाइम से होता है, ठीक है। कुछ कमोडिटीज होती है जिनकी सप्लाई एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में की जाती है, राइट। सो यहाँ पर जो सप्लाई है उसका संबंध हमें किससे नहीं मिलने वाला है? प्लेस से नहीं मिलने वाला। तो करेक्ट आंसर बनने वाला है फर्स्ट, राइट। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी इंक्रीजेस देन सप्लाई, यानी कि जब कमोडिटी की कीमत बढ़ती है तो सप्लाई में क्या आंसर आएगा? सिंपल, अभी हाल ही पढ़ा था हमने कि प्राइस बढ़ने पर सप्लाई बढ़ जाती है, तो सीधी बात है यहाँ पर प्राइस बढ़ेगी तो सप्लाई भी इंक्रीज हो जाएगी। नेक्स्ट है सप्लाई कर्व। सप्लाई कर्व क्या है? ये हमेशा ऊपर की तरफ उठता है ना, रेजेस अप टू द राइट। जैसे ही प्राइस बढ़ेगी सप्लाई बढ़ जाएगी, तो इसका जो कर्व है वो ऊपर की तरफ राइट साइड में इंक्रीज करेगा, रेस करेगा, राइट। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर बनने वाला है रेजेस अप टू द राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मार्केट सप्लाई टेबल कैन बी प्रिपेयर्ड विद द हेल्प ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग, यानी कि जो मार्केट सप्लाई टेबल है या शेड्यूल है वह किसकी मदद से तैयार किया जाता है? तो ये इंडिविजुअल सप्लाई टेबल की मदद से तैयार किया जाता है, राइट। तो इंडिविजुअल सप्लाई टेबल से मिलकर बनती है मार्केट टेबल, है ना, सप्लाई टेबल या मार्केट शेड्यूल, मार्केट सप्लाई शेड्यूल। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 48, द इक्विलिब्रियम प्राइस ऑफ द कमोडिटी इज डिटरमाइंड एट द पॉइंट वेयर, यानी कि जो संतुलन कीमत है या मैं कहूं इक्विलिब्रियम प्राइस है वह कब तय की जाती है, राइट। सी, जब डिमांड सप्लाई के बराबर हो, ठीक। तो इस पॉइंट पर, जिस पॉइंट पर टोटल या मैं कहूं एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई के बराबर हो, इसी पॉइंट पर जो प्राइस तय की जाती है उस प्राइस को ही हम इक्विलिब्रियम प्राइस कहते हैं। सो तो करेक्ट आंसर बनने वाला है इसका, डिमांड शुड बी इक्वल टू सप्लाई, ऑप्शन नंबर 1, राइट। नेक्स्ट है, अकॉर्डिंग टू मार्शल इन डिटर्मिनेशन ऑफ प्राइस ऑफ गुड्स, ठीक है। तो मार्शल के अनुसार जो किसी भी वस्तु की जब हम कीमत को निर्धारित करते हैं तो हम किन किन चीजों का ध्यान रखते हैं? क्या सिर्फ हम डिमांड का ध्यान रखते हैं या सिर्फ हम सप्लाई का ध्यान रखते हैं? तो सी, डिमांड एंड सप्लाई बोथ आर नेसेसरी, राइट। सो यहाँ करेक्ट आंसर बनने वाला है बोथ आर नेसेसरी, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन द प्राइस इज एक्सीडेड मोर देन द इक्विलिब्रियम प्राइस देन, तो जब किसी भी वस्तु की कीमत उस वस्तु की इक्विलिब्रियम प्राइस से इंक्रीज हो जाती है, और आप जानते हैं कि इक्विलिब्रियम प्राइस कब बनती है? जब डिमांड और सप्लाई एक दूसरे के बराबर हो, राइट। इस पॉइंट से ऊपर जब किसी वस्तु की कीमत बढ़ जाती है तो उस केस में क्या होता है? उस केस में डिमांड बढ़ जाएगी, राइट। तो यहाँ करेक्ट आंसर बनने वाला है डिमांड एक्सीड्स सप्लाई, क्योंकि डिमांड अगर जब भी सप्लाई से बढ़ेगी, है ना, तो जब भी डिमांड सप्लाई से बढ़ जाती है तो ऐसे केसेस में एक जो प्राइस होती है, इस पॉइंट पर जो प्राइस होती है वह प्राइस होती है, ठीक है, नॉर्मल जो हमारी इक्विलिब्रियम प्राइस है उससे ज्यादा, राइट। इसके उल्टा अगर डिमांड कम है सप्लाई ज्यादा है तो इस पॉइंट पर जो प्राइस तय की जाएगी वह इक्विलिब्रियम प्राइस के बिल्कुल बिलो होगी, राइट। तो बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, डिमांड कर्व की और डिमांड कर्व, ठीक है। तो डिमांड कर्व क्या है? डिमांड कर्व हमेशा याद रखना, ये लेफ्ट टू राइट और अप टू डाउनवर्ड स्लोप करता है। सो यहाँ पर ना क्वेश्चन 51 का आंसर बनने वाला है डाउनवर्ड्स टुवर्ड्स स्लोप, नो, ठीक है, स्लोप डाउनवर्ड्स राइट, है ना। तो इसका ऑप्शन नंबर 4 बनने वाला है करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है सप्लाई कर्व। अच्छा, सप्लाई कर्व क्या है? सप्लाई कर्व जो है ना डिमांड कर्व से बिल्कुल अपोजिट होता है, ठीक है, लेकिन दोनों बढ़ते राइट वर्ड है ना। डिमांड कर्व डाउनवर्ड की स्लोपिंग करता है और वहीं पर जो सप्लाई कर्व है यहाँ अपवर्ड सप्लाई ना स्लोप करता है। तो करेक्ट आंसर इसका फर्स्ट बनने वाला है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन द डिमांड इंक्रीजेस द डिमांड कर्व शिफ्ट।
अगर डिमांड इंक्रीज होती है तो डिमांड कर्व शिफ्ट होगा किस तरफ, डिमांड बढ़ती है तो डिमांड कर्व हमेशा राइट साइड जाएगा, ठीक है, क्योंकि डिमांड के बढ़ने पर हमेशा डिमांड किस तरह जाएगा, राइट वर्ड। तो करेक्ट आंसर इसका बनने वाला है ऑप्शन नंबर 3, टूवर्ड्स राइट। और जैसे डिमांड घटेगी, जब डिमांड डिक्रीज होती है या मांग कम होती है तो ये किधर जाएगा, लेफ्ट वर्ड जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 54 की तरफ। व्हेन सप्लाई इंक्रीजेस डिमांड कर्व शिफ्ट, जब सप्लाई इंक्रीज होगी तो जो डिमांड कर्व है वह राइट वर्ड जाएगा। सप्लाई बढ़ेगी तो सीधी बात है डिमांड भी थोड़ी सी इंक्रीज होती है, तो इस केस में जो आंसर बनने वाला है वो है टूवर्ड्स राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 55 की तरफ। प्राइस सीलिंग और प्राइस फ्लोर इज डिटरमाइंड बाय द गवर्नमेंट, राइट। तो अगला है एडमिनिस्ट्रेटिव प्राइस। अच्छा, प्राइस फ्लोर और प्राइस सीलिंग, ठीक है, इन दोनों प्राइसेस को ही एडमिनिस्ट्रेटिव प्राइसेस कहा जाता है, बिकॉज दीज आर डिसाइडेड बाय द गवर्नमेंट। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्सेस डिमांड इज विजिबल इन, ना, तो एक्सेस डिमांड आपको विजिबल होगी कहां पर, तो इसका आंसर बनने वाला मैक्सिमम डिटरमाइंड प्राइस पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्राइस ऑफ व्हीट एट द राशन शॉप इज, जो राशन शॉप पर हम जो गेहूं खरीदते हैं उस दुकान पर जो गेहूं की कीमत होती है वह गवर्नमेंट के द्वारा तय की जाती है और वह प्राइस फ्लोर कहलाती है, राइट। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ 59। मैक्रो इकोनॉमिक्स स्टडीज, मैक्रो इकोनॉमिक्स यानी कि समष्टि अर्थशास्त्र जो है वह एग्रीगेटिव यानी कि योगात्मक, इसे अर्थशास्त्र के नाम से भी जाना जाता है। यह टोटल को स्टडी करता है, एग्रीगेटिव या कलेक्टिव जो डेटा होता है, ठीक है, उसको स्टडी करता है ना। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 60 की तरफ। द जनरल अनएम्प्लॉयमेंट इज स्टडीड अंडर, जो जनरल अनएम्प्लॉयमेंट है, चाहे वो जनरल प्राइस लेवल हो, ठीक है, जनरल एम्प्लॉयमेंट हो, ये एक इकोनॉमिक प्रॉब्लम है, ठीक है, इसे हम मैक्रो लेवल पर स्टडी करते हैं, तो करेक्ट आंसर बनने वाला है इसका मैक्रो इकोनॉमिक्स। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 61 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 61 है हु इज द फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स, तो वेरी है ना इजी आंसर, फोर्थ वन एडम स्मिथ। नेक्स्ट वन इज मैक्रो इकोनॉमिक्स इज नॉट कंसर्न अबाउट, मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम एज अ होल है ना एग्रीगेटिव स्टडी करते हैं, ठीक है, एग्रीगेट यूनिट्स को स्टडी करते हैं। तो प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट ये एक एग्रीगेटिव है, इसको हम मैक्रो इकोनॉमिक्स में स्टडी करते हैं। करेंसी को भी इसको भी एग्रीगेटिव, डिमांड को भी। जूट इंडस्ट्री, जूट इंडस्ट्री जो है कि इंडिविजुअल इंडस्ट्री है और इंडिविजुअल यूनिट को मैक्रो इकोनॉमिक्स में स्टडी नहीं किया जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है 63। द मेन टूल ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स इज, मैक्रो इकोनॉमिक्स का मेन टूल क्या है, तो मैक्रो इकोनॉमिक्स का मेन टूल है नेशनल इनकम एनालिसिस, राइट। तो ऑप्शन नंबर 2 यहां पे बनने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच आइडियोलॉजी वाज डेवलप्ड बाय प्रोफेसर कीन्स, प्रोफेसर कीन्स जब आप पढ़ोगे तो इसको आप मैक्रो इकोनॉमिक्स में ज्यादातर पढ़ोगे, ठीक है। सो मैक्रो इकोनॉमिक्स की बात करें, मैक्रो जो कंसेप्ट है वह कीन्स के द्वारा डेवलप किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच ईयर डिड द ग्रेट डिप्रेशन ऑकर, तो ग्रेट डिप्रेशन कब आया था, मतलब कि बहुत ज्यादा महामंदी का जो दौर था, ठीक है, तो महामंदी कब आई थी, तो महामंदी, विश्व महामंदी की बात करें तो वो आई थी 1929 में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ता है, क्वेश्चन नंबर 66। ना द रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका फ्रॉम 1929 टू 1933 रीच्ड टू, जब विश्व महामंदी आई थी उस दौरान जो अमेरिका है उसमें जो अनएम्प्लॉयमेंट है, अनएम्प्लॉयमेंट 3% से लगाकर 25% तक चला गया था, राइट। तो करेक्ट आंसर बनने वाला है इसका फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 67। सम टोटल ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन द जियोग्राफिकल बाउंड्रीज ऑफ कंट्रीज इन 1 ईयर इज नोन एज, सी यह जीडीपी की परिभाषा, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 68 की तरफ। नेशनल इनकम कमेटी वाज एस्टैब्लिश्ड इन द ईयर, है ना, नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने के लिए जो नेशनल इनकम कमेटी बनाई गई थी वह 1949 में एस्टैब्लिश की गई थी। तो यहां पर ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 69 says what is obtained by dividing the national income of 1 year with the total population, ये काय का फॉर्मूला है, समझना। जब हम नेशनल इनकम को टोटल पॉपुलेशन से डिवाइड करते हैं तो हमें मिलती है पर कैपिटा इनकम, राइट, यानी कि पर व्यक्ति आय। तो यहां पर करेक्ट आंसर बनने वाला है ऑप्शन नंबर, ठीक है, 3, टिक, पर कैपिटा इनकम। नेक्स्ट, दिस इज नॉट अ कंपोनेंट ऑफ नेशनल वेल्थ, नेशनल वेल्थ में किस चीज को स्टडी नहीं किया जाता या कौन सा उसका कंपोनेंट नहीं होता है, तो यहाँ पर जो फिक्स्ड कैपिटल है ये हमारा आंसर बनने वाला है, दिस इज नॉट द कंपोनेंट ऑफ नेशनल वेल्थ, ठीक है। विच कंपोनेंट इज इंक्लूडेड इन द प्रोसेस ऑफ कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम, कौन सी चीज है जिसको हम इंक्लूड करते हैं, ठीक है, नेशनल इनकम को कैलकुलेट करते वक्त। तो यहाँ पर प्राइवेट कंजम्पशन, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, गुड्स प्रोड्यूस्ड, बाय द वे इसको नहीं करते हैं, बल्कि हम किसको करेंगे, यहाँ पर आंसर जो बनने वाला है यहाँ पर हमारा वो बनने वाला है वेजेस, ठीक है, मजदूरी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ दीज इज नॉट इंक्लूडेड इन द प्राइमरी सेक्टर, प्राइमरी सेक्टर्स में किसको नहीं इंक्लूड किया जाता है के अंतर्गत आते हैं, लेकिन जो आता है होटल्स ये आता है सर्विस सेक्टर के अंतर्गत, है ना, तो ये आपका टर्सरी सेक्टर आप मान सकते हो इसको, ठीक है। नेक्स्ट आंसर बनने वाला है द ड्यूरेशन ऑफ फाइनेंशियल ईयर इन इंडिया इज, है ना, तो इंडिया में फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होता है 1 अप्रैल से 31 मार्च तक चलता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एल्डरली पेंशन इज नॉट इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम बिकॉज इट, जो वृद्धा पेंशन योजना है उसको हम नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं करते हैं क्योंकि यह फैक्टर इनकम नहीं है, यह एक ट्रांसफर इनकम है, यह एक ट्रांसफर पेमेंट है, राइट। हस्तांतरण आय और हस्तांतरण आय को हम देखिए नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं करते हैं, राइट। क्वेश्चन है फादर ऑफ वेलफेयर इकोनॉमिक्स इज, यानी कि वेलफेयर इकोनॉमिक्स के जो फादर के रूप में अगर हम बात करें तो वो आता है पिगू का नाम, ठीक है।